हमें किस बुक में मिलता है? किस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में चर्चा की गई है और किसने लिखा था उसका? कोई बताएगा? हाँ, उसका चाणक्य ने कौन सा बुक लिखा था? चाणक्य ने जिस बुक का नाम लिखा था बताओ। और कोई बताए? अर्थशास्त्र था। ठीक है, अगर देखो अर्थशास्त्र से हमको क्या पता चलेगा, हम लोग कहेंगे कि अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का बुक हो गया है, लेकिन अर्थशास्त्र में जो है ना भारतीय या अशोक के शासन का चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था, तो उसके पूरे जीवन, उसके पॉलिटिकल राजनीतिक कैरियर के बारे में उसमें लिखा गया है, राजनीतिक जीवन के बारे में लिखा गया है। ठीक है ना, मौर्य साम्राज्य के अगर हम लोग कहेंगे कि जो अर्थशास्त्र में किस चीज़ का लिखा गया, अर्थ के बारे में सिर्फ नहीं लिखा गया, पूरा राजनीति के बारे में उसमें लिखा गया। एक राजनीतिक बुक है कह सकते हैं। तो राजनीति मतलब कहने मतलब है कि सिर्फ उसमें राजनीति शामिल नहीं है, यानी पूरा कैसे प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर के पूरा कैरियर था उनका मौर्य साम्राज्य का, कैसे शासन करना, किस पे आक्रमण करने के बाद विजय, कितना साम्राज्य था, कैसे उसकी कर व्यवस्था थी। ठीक है ना, राजा कैसे अपने लिए सैनिक की व्यवस्था किए थे, ये सभी चीज़ें जो है अर्थशास्त्र में हमको मिलता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के विचार के जो है पूरा उसमें चर्चा किया गया है, या उसके पूरे साम्राज्य या पूरे शासनकाल की चर्चा की गई। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। कलिंग किसका प्राचीन नाम था? बंगाल का? मैं गलत बोल रहा हूँ, उसका सही बताओ। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, गलत दे देगा, उसका सही जवाब बताना होगा। तो कलिंग जो नाम था वो इस समय की, हम बताया था ना कि इस समय वर्तमान में उस जगह को या उस क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था, अब उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। फिर बताया था, तुम लोग भूल गए हो, पढ़े नहीं। 3 दिन छुट्टी हुआ है, उसका मतलब क्या हुआ बताओ? नहीं लिखे, गलती की हो ना। और लोग बोल रहा हूँ, तुम्हें नहीं फिर बोल रहा हूँ। और अशोक का अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? ज़्यादातर अशोक की जो भाषा है अभिलेख की, वो किस में है? प्राकृत भाषा। क्यों? अशोक के शासनकाल में जो है अभिलेख जो थे वो प्राकृत भाषा में ही क्यों थे? क्या रीजन था उसका? सभी लोग जवाब दें, तुम मत देना। अनुष्का बताओ। चली गई? चलो आदित्य तुम बताओ। आदित्य बताओ, क्या रीजन था कि प्राकृत भाषा में ही दिया गया? क्या रीजन था? कोई रीजन तो होगा ना उसका, बोलो। बात नहीं कहेंगे, उस समय के ज्यादातर जो है आम जन की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। कहने का मतलब ये, हम उस तरह नहीं कहेंगे कि ज़्यादा लोग समझते थे, ऐसा नहीं कहेंगे। हम ऐसा कहेंगे कि ज़्यादा आम जन की जो भाषा थी वह थी प्राकृत भाषा थी, इसलिए प्राकृत भाषा में अभिलेख ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? अब हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, मैं शेयर कर रहा हूँ बुक। क्लास तो चलेगी, कोई बात नहीं, जरूर करे, नहीं करेगा वीडियो से करेगा और क्या। बुक शेयर दिख रहा है? तो 8वां चैप्टर हमारा है, 8वां चैप्टर है। अध्याय का नाम क्या है मेरा? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, लोहार की दुकान पर प्रभाकर, ये थोड़ा सा छोटी सी मतलब जानकारी इसमें दिया है कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। तो प्रभाकर लोहार को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हाशिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी और औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे के एक छड़ को गर्म करके उसे, देखे हो तुम लोग कभी ऐसा भट्टी है लोहे का गर्म करने वाला? चलो कोई बात नहीं, जो देखा होगा ठीक है। लोहे के औजार और खेती, पहले आपको हेडिंग जो है आप लोग लिखेंगे, इसमें हेडिंग वाइज लिखोगे तो अच्छा रहेगा। लोहे के औजार और खेती, ठीक है ना, ये हमारा क्या है?
चैप्टर का पहला हेडिंग है, ठीक है ना, लोहे के औजार और खेती। इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे इसको क्या है। तो लोहे का प्रयोग आज एक आम बात हो गई है। आज अगर आज की बात करेंगे, या शुरुआत जब हुई थी तब भी जो है एक तरह से, जब शुरुआत होने के बाद क्या हुआ कि लोहे आम जन की जो है एक आम बात हो गई थी, मतलब लोहे का प्रयोग करना। आज भी लोहे का प्रयोग होता है ज़्यादातर। क्यों होता है कि लोहा जो है वह एक तरह से कठोर भी होता है और उसका आसानी से जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। आज भी हम देखेंगे, पहले भी ऐसा था। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 पहले शुरू हुआ था। कितने साल पहले हुआ था लोहे का? लोहे का शुरुआत जो हुई थी वो 3000 साल पहले हुई थी, ठीक है, पहले हुई थी, ठीक है। ये पहला पॉइंट है हमारा। महापसाड़ कब्रों में लोहे के औजार, मैंने पढ़ाया था, महापसाड़ जब पढ़ाया था उसमें बताया था कि कब्रों में लोहे के औजार पाए गए। औजार और हथियार बड़ी संख्या मिले थे। याद है कुछ हिस्ट्री में जो हम पढ़े थे, जब महापसाड़ में पढ़ा रहा था उसमें बताया था ना कि जो कब्र जब खुदे गए तो उसमें लोहे के औजार पाए गए थे, ठीक है। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो, देखो दिया ना, अध्याय 4 में हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। करीब 2500 वर्ष पहले के औजारों, जो पढ़ाई नहीं किया होगा उसको नहीं समझ में आएगा इस बात को। आप बोलने के बाद समझ में अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब है कि उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो सकती है। तो इसके बारे में पहले ये समझो कि पहले जितना हम नोट्स लिखवाए हैं उसमें सब ये ध्यान रहना चाहिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से कनेक्ट बता रहा था ना कि मैं शुरू से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, सबका कनेक्शन है एक दूसरे से। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे का औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। शुरुआत कब हुई थी? 3000 साल पहले। 500 साल बाद, ठीक है ना, उसकी जो उपयोगिता का प्रमाण हमको मिलता है, ठीक है ना। कहाँ मिलता है? तो ज़्यादातर हम लोग अगर हम कब्रों में देखें, कब्रों में हमसे ज़्यादा पहले हमको पता चला कि लोहे का औजार या लोहे का प्रयोग होने लगा। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी, जुताई के लिए हल, ठीक है, हल का फाल, ठीक है ना, हल का फाल पतला वाला होता है ना, देखो इसमें दिया होगा कहीं, तो हल का फाल भी शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा कि लोहे के फाल के इस्तेमाल, यानी कृषि का जब विकास हुआ था महाजनपद के समय, ठीक है ना, ये पढ़ाया था ना, तो कृषि का उत्पादन जो है बढ़ गई थी, ठीक है। इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि उस समय जो है धान की भी खेती क्या हो गई थी, लोहे के औजार के होने के कारण जो है धान की खेती जब छीट के जो किया जाता था उसको क्या कहो, रोपने की व्यवस्था शुरू की गई। किसान उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, सिंचाई, ठीक है, ये दूसरा हमारा पॉइंट है। तो पहले इसमें लिख लो आप लोग, लोहे के प्रयोग प्रयोग 3000 साल पहले शुरू हुआ। 3000 साल पहले शुरू हुआ। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखो, लोहे के औजार और हथियार हमें कब्रों से महापसाड़ काल में मिले। आगे करीब 2500 वर्ष पहले हमें लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। आगे क्या कर रहा है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने में जो है लोहे का क्या प्रयोग है, क्या उसका कदम है, और उसके बाद सिंचाई, ठीक है ना, सिंचाई का हमको कृषि के उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई का क्या महत्व रहा है उसके बारे में हमको देखना है। समृद्ध गांवों के बिना, पहले सुनेंगे उसके बाद जो पॉइंट होगा लिखवा देंगे। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं और तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। समृद्ध गांवों के बिना मतलब जो राजा शासन करते थे उस समय, उनके राज्य का, अगर राज्य जो है, आज भी हम कह जाते हैं कि गांव जो है भारत की आत्मा है, ठीक है ना, माने भारत की आत्मा कहाँ है? गांव में बसती है। ऐसे भी उस समय भी जो है राजा जो शासन करते थे वो गांवों को समृद्ध गांव बनाने के लिए ज़्यादा प्रयास करते थे, ठीक है, क्योंकि राज्यों को
राज्य जो है या महाजनपद है उसमें अगर ज़्यादातर विकास, और अगर हम कृषि की बात करते हैं, अगर कृषि की बात करते हैं तो हमको गांव में जो है ज़्यादा लोग क्या है, खेती पर आश्रित थे। आज भी लोग खेती पर आश्रित है गांव में, ठीक है। तो समृद्ध गांव बनाने के लिए राजा बहुत प्रयास करते थे, और आज भी जो है समृद्ध गांव बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रुपाई महत्वपूर्ण कदम थे, कृषि में औजार और रुपाई, ध्यान रखें 5वें अध्याय में हम लोग पढ़ लिए हैं औजार, ठीक है ना, औजार और रुपाई, ठीक है ना। औजार और रुपाई यानी लोहे का जब औजार प्रयोग किया जाने लगा कृषि में, और रोपण व्यवस्था जब हमको नया शुरुआत जो कृषि में हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि कृषि में बहुत ज़्यादा विकास हो गया, यानी फसलों की जो है उपज बढ़ गई। क्या हो गई? फसलों की उपज बढ़ गई। उसी तरह सिंचाई भी हमारे कृषि के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी साबित हुई और है, ठीक है ना। कृषि में जितने हमको जुताई के लिए औजार या रोपण व्यवस्था हमारे लिए महत्वपूर्ण रखती है कृषि में, उतना ही हमारा जो सिंचाई व्यवस्था जो है वह कृषि को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी साबित है या साबित हुई है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। चलो नोट करो। जैसे कृषि के विकास में औजार और रुपाई का महत्वपूर्ण कदम था, वैसे ही जैसे कृषि के विकास में नए औजार और रुपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई है। नेक्स्ट सिंचाई के लिए समय समय पर नहरें कॉमा करते लिखते जाना, नहरें, कुएं, तालाब तथा जलाशय बनाए गए। ठीक है। अब देखो सिंचाई के लिए कैसे कैसे प्रयोग किए जाते थे। पहले जो है सिंचाई में कुएं के माध्यम से भी लोग क्या करते थे कि कुआं खुदवाने की व्यवस्था करते थे, ठीक है ना। उसके बाद उसके द्वारा जो है खेतों की जो है सिंचाई होती थी। फिर नहर का व्यवस्था हुआ। नहर का कुआं जो था वह तो एक सीमित दायरा था उसका, ठीक है ना, और उसको आसानी से जो है खेत में नहीं पहुंचाया जा सकता था। लेकिन जब नहर की व्यवस्था हुई तो बड़े बड़े नदियों से जो है पानी जो है नहर के माध्यम से गाँव में सुनना है, बस लिखना नहीं है, गांव में खेतों तक जो है कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने का प्रबंध होने लगा। ठीक, ये जितने राजा हुए वो ऐसे कृषि के विकास के लिए सिंचाई की व्यवस्था करते आए हैं। ठीक है, जैसे दिया है कि राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए, वे किसानों से कर लेते थे ना कर, बताओ कर लेते थे कि नहीं? ठीक है, इतना बात हमको समझ में आ गई होगी लगभग। हैं, गांव में कौन रहते हैं, नेक्स्ट हमको टॉपिक दे रहा है गांव में कौन रहते हैं। तो इस उपमहाद्वीप में, अब इतना इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखनी है, ठीक है ना, अब आगे देखेंगे हम लोग गाँव में कौन रहते हैं। तो इस उपमहाद्वीप में दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गाँवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते हैं। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी, जिसे हम क्या कहते हैं, बोलल्ला, ठीक है ना, विलल्ला, भूस्वामियों क्या कहते हैं, विलल्ला। साधारण हलवाहों को उड़वार, और इनको क्या कहा जाता था, उड़वार। तीसरा स्तर है भूमिहीन मजदूर, दास, और जिसे हम कहते हैं आदिमई। क्या कहते हैं, आदिमई। पहले इसको समझेंगे उसके बाद लिखेंगे, ठीक है।
पहले इसको समझेंगे। अगर हम लोग कृषि के अगर हम लोग हिस्से में बांटते हैं तो देखो, दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांशतः गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते हैं। आज भी हम लोग कृषि को देखेंगे तो 3 तरह के लोग होते हैं। एक किसान ऐसे होते हैं कि जिनकी बहुत ज़्यादा भूमि है, ठीक है ना, जिसको भूस्वामियों को क्या कहा जाता था, वेलल्ला कहा जाता है। वेलल्ला कहाँ, तमिल क्षेत्र में, साउथ की बात कर रहा है, हम लोग के क्षेत्र में नहीं कहा जाता। ये तमिल में क्या कहा जाता है, तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को, साधारण हलवाहों मतलब क्या, कि जिसके पास पशु पालते भी थे और दूसरे के खेत को जोतने का काम करते थे, तो हलवाहों का नाम दिया गया उनको। हलवाहों को क्या कहा जाता था, उड़वार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर, जिनके पास भूमि नहीं था, ठीक है ना, जिनके पास भूमि नहीं था या भूमि बहुत कम था, वो क्या करते हैं कि भूमि मतलब किसी किसान के अंदर जाकर के वो खेती करने का काम करते थे, मजदूर के रूप में, ठीक है ना, दास के रूप में। अलग अलग व्यवस्थाएं थी, धीरे धीरे उसका चेंज हुआ बाद में। तो दास, कैडेसियार और अधिमई कहलाते थे। उनको अलग अलग नाम से बोला गया। भूमिहीन मजदूर बोला जाता था, दास कैडेसियार बोला जाता था, और तीसरा अधिमई। 3 प्रकार के अलग अलग नाम उनका बोला गया, ठीक है ना। तो पहले लिखो दक्षिण क्षेत्र में भारत उपमहाद्वीप, दक्षिण क्षेत्र में भारत उपमहाद्वीप में गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। 3 तरह के लोग रहते थे। पहला भूस्वामी, जिसे तमिल क्षेत्र में वेलल्ला कहा जाता था। दूसरा साधारण हलवाह, जिसे उड़वार कहा जाता था। तथा तीसरा भूमिहीन मजदूर, जिसे अधिमई कहा गया था। मैंने लिखवाया, ठीक है ना। भूस्वामी को वे क्या कहा गया, ध्यान रखना, भूस्वामी को वेलल्ला, ठीक है ना, साधारण हलवार को उड़वार, तथा भूमिहीन मजदूर को क्या कहा गया, अधिमई कहलाते थे। ठीक, 3 हो गया। देश के उत्तरी हिस्से में, ठीक है ना। अब दूसरा देखेंगे कि हम दक्षिणी देख लिए। अब देश के उत्तरी हिस्से में क्या क्या, गांव का प्रधान व्यक्ति यानी ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। अब हम लोग उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे, भारत के दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी क्षेत्र 2 भाग में बांट करके इसमें बताया गया। तो जो 3 प्रकार के मैंने उसमें पढ़ा तो दक्षिणी क्षेत्र का था। अब उत्तरी क्षेत्र में क्या किया गया कि देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। तो नोट करके लिखते जाओ, देश के उत्तरी हिस्से में गांव के लोग पहला गांव का प्रधान व्यक्ति जिसे ग्राम भोजक कहलाता था, जिसे ग्राम भोजक कहा जाता था। भोजक कहा जाता था। अब देखो इसमें समझो कि उत्तर में यानी हम लोग के क्षेत्र है, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं ये उत्तर में आएगा, ठीक है। तो हम लोग के क्षेत्र में क्या है कि ज़्यादा जिसके पास जमीन था या गांव पे ज़्यादा प्रभाव रखते थे पूरा, तो उनको जो उनके परिवार के ही लोग क्या करते थे कि वंशानुगत ये व्यवस्थाएं थी, उन्हीं के परिवार के लोग जो है आगे, सीधी बात है कि गाँव में जो है और लोग जिसके पास कम जमीन था वो तो बढ़ने वाला जल्दी तो था नहीं, जिसके पास ज़्यादा जमीन होता था तो उसके आने वाला जो है
आने वाला जो है पीढ़ी ही क्या होती थी, वह ग्राम भोजक जो पद था वो ग्राम भोजक का पद संभालती थी, यानी प्रधान व्यक्ति के रूप में थी। ठीक ना, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता था, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। नोट करके लिखो, नोट कर लिखो, ग्राम भोजक के पद, ग्राम भोजक के पद एक वंशानुगत व्यवस्था थी, वंशानुगत व्यवस्था थी। और लिखो, ग्राम भोजक उत्तर भारत का गांव के भूस्वामी होता था, यानी उसके पास जो है, अगर दक्षिण में हम लोग भूस्वामी जिसको कहते थे उसको वेलल्ला बोला जाता था, यहाँ पे ग्राम भोजक बोला जा रहा है। ठीक है, तुलना करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। ग्राम भोजक बोला जाता था दक्षिण में, और हमारे यहाँ क्या बोला जाता था उसको, तो हमारे यहाँ उसको ग्राम भोजक बोला जाता था। ठीक, साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। काम कौन करेगा, जिसके पास जमीन रहेगा वो तो ग्राम भोजक हो गया, और काम करने वाला क्या हो जाएंगे, उसके मजदूर और दास का काम करते थे। इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के क्रम प्राय राजा भी कर वसूलने के काम इन्हीं को सौंपता था। अब सीधी बात है कि ग्राम का ये ग्राम भोजक है, तो ये ग्राम भोजक को ही राजा भी क्या करते थे, उनको सौंप देते थे, क्योंकि पूरा गांव पर प्रभाव रखने वाला व्यक्ति था वो। तो उसी परिवार को जो सौंप दिया जाता था कि आप सभी गांव के सभी लोगों से या सभी किसानों से जो है आप कर वसूल करके हमको दीजिए। ठीक, तो ये व्यवस्थाएं पहले गांव में थी। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। अब नोट करके लिखो कि गांव के प्रभावशाली व्यक्ति यानी ग्राम भोजक राजा के कर वसूलने से लेकर के न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करते थे। यानी जिसके लाठी उसकी भैंस वाली बात थी। ठीक, यानी जिसके पास पैसा ज़्यादा था, भूमि ज़्यादा थी, यानी भूमि स्वामी जिसे कहा गया, तो वैसी के पास जो है प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी जो है शामिल थी। गाँव में जो है, आप पुराने में कहानी देखेंगे तो गाँव में जो है ऐसी व्यवस्थाएं थी कि पुलिस की भी व्यवस्था वो देख लेते थे। देखने का मतलब क्या होगा, पुलिस नहीं बन जाना, कहने का मतलब है कि गांव में जो है अगर कहीं प्रशासनिक स्थिति खराब आ रही है तो जा करके वो संभालते थे उसको। ठीक, फिर कर वसूलने वाली बात आ गई। कर वसूलने वाला बात भी क्या है, राजा क्या करते थे, उन्हीं को सौंप देते थे। इसलिए कि न्यायाधीश कहने का मतलब है कि जज नहीं बन जाना, बनने का मतलब है कि गाँव में जो है अगर कहीं झगड़ा हो रहा है तो उसका निपटारा करने का भी काम करते थे ये भूस्वामी ही करते थे, क्योंकि ये बल और धन दोनों तरीका से यह क्या करते थे, उसका प्रयोग करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते हैं। दूसरा लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक जिसे गृहपति कहा गया या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, तो गृहपति कहा जाता था, गृहपति का। अब गृहपति मतलब क्या है, जिसके पास जो कम जमीन होती थी। अब भूमिहीन और मजदूर जो थे, वह कृषक मजदूर जो थे वो अलग हो जाते, यानी भूमि उनके पास नहीं होती या ना मात्र की होती थी, वो मजदूर का काम करते थे। लेकिन जिसके पास कुछ जमीन होती थी, यानी भूस्वामी से कम होती थी जमीन, यानी मतलब मजदूर और मध्यम वर्ग मान लेंगे उसको, मध्यम किसान के रूप में जो थे, यानी न मजदूर करने लायक थे न भूस्वामी बनने लायक थे, वह जो है इसके अंतर्गत आते थे। यानी जिसे हम क्या कहा गया, तो गृहपति कहा गया। ये छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, इनमें दास कर्मकार आते थे। नोट करके अगला नोट लिखो कि जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, इनको दास कर्मकार
दास कर्मकार कहे जाते थे या कहा जाता था? कहा जाता था। नेक्स्ट लिखो, गांव में अधिकांश गांव में कुम्हार, लोहार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। यानी कृषक के अलावा काम करने वाले भी कुछ लोग होते थे जो गांव में, कि जैसे मान लो कि जो लोहा का काम करता था वो लोहार कहलाता था, कुम्हार घड़ा उड़ा के जो काम करता था मिट्टी वाला तो कुम्हार कहे जाते थे, और बढ़ई जो लकड़ी के काम करता था, ठीक है। बुनकर जो कपड़े का जो बुनाई नहीं करता था उसको बुनकर बोला जाता था। ये भी कुछ शिल्पकार भी उस गांव में रहते थे, ठीक। आज भी रहते हैं। इतनी बात सब समझ में आ गई आदिति? बताओ, इतनी बात समझ में आ गई ना? तो ठीक है, आज